नमस्ते दोस्तों, आपकी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं वादा किया था पीवाईक्यू से फ्री पीवाईक्यू सीरीज लाने के लिए, जिसमें पूरे 3600 पीवाईक्यू प्रश्नों का संकलन है। आप देख सकते हैं, यह उसका दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर के हम प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। इस पीवाईक्यू सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पीवाईक्यू सीरीज़ 2006 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न हैं मैं यूनिट वाइज लेकर के बारी बारी से आऊँगा। अभी इस समय हम यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास, जो यूनिट फर्स्ट है, उसके ऊपर जितने भी पीवाईक्यू हम उसके ऊपर सीरीज लेके आए हैं, उसके ऊपर हम क्लासेस लगातार कर रहे हैं। वादे के मुताबिक जैसा मैं बोला हूँ कि प्रत्येक सप्ताह में 3 वीडियो आपको पीवाईक्यू से संबंधित मिलेगी। बाकी वीडियो जो भी हैं, बाकी जो क्लासेस हैं, वो कंटेंट पर मिल रही हैं। इसके पहले जो भी है आप जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक इसके पहले वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक है। उसके बाद जो ही यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास, इसका सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। मैं यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यानी एग्ज़ाम के पहले तक सारे पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा। पीवाईक्यू के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं होगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न संख्या 1 है यानी प्रश्न संख्या 26वां है, उसे आप देखिए। भाषा और संवेदना के लेखक हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। दूसरी बात, जब भी आप पीवाईक्यू सीरीज को देखिए तो अपने सामने एक कॉपी पेन रखिए, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखिए और लास्ट में आप एनालिसिस करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, अर्थात कितने परसेंट आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने परसेंट स्कोर बन रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि आप इस चैनल से कंटेंट तो देख लेते हो, लेकिन जब तक इस चैनल पर रीच नहीं बढ़ेगी, मुझे आंतरिक प्रेरणा शक्ति नहीं मिलेगी। तो मुझे प्रेरित करने के लिए आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं ताकि मैं आने वाली यूनिटों के लिए और भी अच्छा कंटेंट समर्पित भाव से, समर्पण भाव से बनाता रहूं। तो बिना ज़्यादा बात किए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में पढ़ चुका था, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं: जगदीश गुप्त, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रमेश चंद्र शाह और डी विजयदेव नारायण शाही। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हम देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा और संवेदना का विकास, हिंदी भाषा और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध एक और पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। ये सारे प्रश्न यूनिट फर्स्ट से हैं। आप देखिए कि यूनिट फर्स्ट से कुछ पार्टिकुलर ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। साथ ही बहुत सारे प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न ही रिपीट हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट से, तो उसे आप ध्यान में रखते हुए नोट करते रहिए। इसमें देखिए, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ऑप्शन ए ब्राचड़, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, इसमें ब्राचड़ देख सकते हैं, ऑप्शन ए। यह प्रश्न यूजीसी ने दिसंबर 2013 में पूछा गया था। आप देखिए, अभी दिसंबर 2013 के प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बात तो कितनी भाषाएं हैं, आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। संविधान के संशोधन में कौन सी भाषाएं जुड़ती गईं, आपको ये भी याद होना चाहिए। दूसरी बात,
यहीं पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाषा से संबंधित संविधान में किस किस जगह पर भाषा से संबंधित बात की गई है। अगर ये सब कुछ आप तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो तो आप समझो आपकी तैयारी व्यवस्थित चल रही है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है डोगरी, संथाली, बोडो और भोजपुरी। इसमें जो ऑप्शन डी है भोजपुरी, भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वहीं डोगरी, संथाली, बोडो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषाएं शामिल हैं। 3 संशोधनों के बाद वो 22 भाषाएं आई हैं। वो संशोधन का कब कब हुआ आप एक बार जाकर के देखिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। ये सारे प्रश्न हम जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं लगातार क्योंकि आपकी एक समझ विकसित हो पाए कि सारे यूनिटों से प्रश्न कितनी गहराई तक बनते गए धीरे धीरे। अभी आप 13 को कर रहे हैं, उसके बाद 2014 के PYQ करेंगे, 15 करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट में 24 करेंगे। तो आप देखते जाओगे कि किस तरह से प्रश्नों का विकास होता गया, प्रश्नों की गहराई कैसे बढ़ती चली गई। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 29। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। शब्द के पहले उपसर्ग लगता है या फिर शब्द के बाद उपसर्ग लगता है, यह इसकी मूल बातें हैं जो कि निसंदेह आपको पता होगा। तो इसमें बताइए निम्न में इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन डी अपमति। इसमें देखिए एक ऑप्शन जो है अपराध, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग के बारे में मैं बता दूं, उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, वहीं जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो अपराध को जब आप 2 भागों में बांटेंगे, अप और राध, तो और वो 2 जो शब्द होते हैं ना, उनके टूटने पर भी एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो इसमें अप का भी कोई राध का कोई जो है सार्थक अर्थ नहीं है। वहीं देख लीजिए अपमति, अपयश, अपमान, बाकी अप, इसमें मान का भी एक सार्थक अर्थ है, यश का भी सार्थक अर्थ है, मति का भी सार्थक अर्थ निकलेगा, लेकिन राध का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन है अपराध, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्पीड को अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं थोड़ा स्पीड धीमे करके आऊँ तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, धीरे बोलने का मतलब स्पीड थोड़ी, बोलने की स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 30। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्री, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी मागधी। अब इसमें देखिए अवधि का विकास अर्धमागधी से माना जाता है। अर्धमागधी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। ये देखिए UGC ने जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ये देखिए प्रश्न रिपीटेड है। उन 22 भाषाओं को आप जरूर याद कर लीजिए, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। इसमें देखिए डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। कुछ ऑप्शन उसमें से जो थे, इसके पहले वाले जो 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसमें से कुछ ऑप्शन यहाँ भी आ गए। उसमें देखिए इसका सही ब्रज जो है, ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। वहीं डोगरी, मैथिली और असमिया। अब इस प्रश्न में मैं एक होमवर्क देता हूँ, मैथिली को कौन से संशोधन के बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवहट। प्रश्न को सही से पढ़िए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत के पहले की अवस्था कौन सी थी? तो मैं बता दूं, इसका क्रम देखिए, याद करिए आप, मैं बोल रहा हूं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत,
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही सौरसेनी निकली हुई है और सौरसेनी के बाद अलग अलग भाषाओं का अपना विकास हुआ है। तो प्राकृत के पहले पाली आता है, तो पाली ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आप देख सकते हैं। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी कुलात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी प्रभाव आधारित वर्गीकरण, ऑप्शन डी आकृत मूलक वर्गीकरण। यह प्रश्न रिपीटेड है। जब मैं पहली वाले को कराया था, पहले वाले सीरीज जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 25 तक, उसमें भी सेम यही प्रश्न पूछा गया था और वही प्रश्न रिपीट हो गया जून 2014 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है आकृत मूलक वर्गीकरण। आप देखिए उसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? यह भी प्रश्न रिपीटेड है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अवधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश जिस आप हिंदी साहित्य के इतिहास को जब पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट, तीसरे या चौथे पेज में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस तरह से दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, उसी तरह से गाथा कहने से गाथा, एक लाइन मुझे थोड़ा सा मैं याद कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। हाँ, वो पंक्ति याद आ गई। वो पंक्ति है कि जिस तरह से गाथा की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, उस समय जैसे गाथा कहने से, देखिए, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें वो कोट करते हैं। वो जब अपभ्रंश के बारे में बताते हैं, वहीं पर पहली दूसरी लाइन में ही वो कोट करते हैं। वो गाथा और दूहा या दोहा के बारे में बताते हैं। और प्रमुख छंद जो दोहा या दूहा है, वह अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। अगले प्रश्न को चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए केल्टिक, ऑप्शन बी इतालिक, ऑप्शन सी जर्मनिक, ऑप्शन डी सियोनिक। यह प्रश्न यूजीसी नेट जो 2014 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सियोयन। मैं शायद इसे सियोनिक बोल दिया था, लेकिन सियोयन है। सियोनिक भी एक भाषा परिवार है जो कि भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय, इसे आप ध्यान रखिए, पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी बंगला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मराठी। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन सी मराठी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी इसमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली या बघेली। अब बताइए, इसमें से पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें बघेली जो है ऑप्शन नंबर डी, यह पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क, त। इस प्रश्न का सही उत्तर है औ। इन सब का मैं कंटेंट लेके आऊँगा, इन सब के कंटेंट पर मैं विस्तार से बात करूँगा जब यूनिट फर्स्ट पर बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप पीवाईक्यू को देख लीजिए, क्योंकि जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पीवाईक्यू में। इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पीवाईक्यू में, इसलिए पहले करवा रहा हूँ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है।
जो पश्चिमी हिंदी है उनकी दो बोलियों का सही युग्म का है क्या है आप बताइएगा। ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। इसमें देखिए जो खड़ी बोली और बुंदेली है, ऑप्शन नंबर डी, इसका यह सही युग्म है। कन्नौजी और अवधी का कोई संबंध नहीं है। ब्रज और बघेली, आप देखिए डिफरेंस कितना है ब्रज क्षेत्र का और बघेली जो कि एमपी में बोली जाती है, एमपी के लास्ट में बोली जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ी और बांगरू के बीच में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सही से पढ़ने से ही इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने मिल जाएगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द से क्या बनता है? शब्द से बनता है पद, पद से बनता है वाक्य। ठीक है, वाक्य से क्या बनता है? वाक्य से भी कुछ बड़ा होता है ना, क्या होता है आप उसे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पैराग्राफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब इसके क्रम पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्वनि, वर्ड। ठीक है, ध्वनि, वर्ड, वर्णों के समूह से शब्द, शब्दों के समूह से पद, पद से बनता है वाक्य, वाक्य से बनता है, इसमें बीच में एक उपवाक्य भी होता है। ठीक है, इसे पदक्रम भी कह लेते हैं। तो इस पूरे क्रम को आप याद रखिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बघेली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 42। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्य, च, ट और अ। संयुक्त व्यंजन है इसमें से क्य। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यह तीसरा प्रश्न है आज ही। मतलब हम 25 प्रश्न को ही हल कर रहे हैं, लेकिन 25 प्रश्न में एक ही प्रश्न लगातार 3 बार अगर पीवाईक्यू के रूप में पूछ लिया गया तो आप समझिए उन 22 भाषाओं को क्रम से याद रखने की ज़रूरत कितनी है, कितनी आवश्यकता हो जाती है। ऑप्शन ए डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। मैथिली तीनों में ऑप्शन था, डोगरी तीनों में ऑप्शन था, यानी ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर ही दीजिए, हो ही नहीं सकता। मणिपुरी और छत्तीसगढ़ी में जाना है, जिसमें मणिपुरी भी है, छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? आकार बहुला और ओकार बहुला, इसे आप नोट कर लेना है आपको। ओकार बहुला नहीं है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। इसमें खड़ी बोली जो है वो ओकार बहुला नहीं है, ये आकार बहुला है। बाकी के तीनों जो हैं ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये आकार बहुला बोली हैं। ठीक है, ओकार बहुला है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हो। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो जो ओकार बोली नहीं है वो है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली कौन सी है? आकार बहुला। वहीं ओकार बहुला है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला है और खड़ी बोली आकार बहुला बोली के अंतर्गत आती है। मैं बीच में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ उल्टा बोल दिया था जल्दी से, इसलिए मैंने ब्लास्ट में जाकर के उसे लंबा रिपीट किया। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अभी जस्ट हम इसके पहले बात करके आए हैं, पूरे क्रम पर बात करके आए हैं। इसको देखिए, ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इसमें देखिए सबसे पहले ध्वनि, शब्द के बाद पद और वाक्य, यही क्रम है। इसमें ध्वनि और शब्द के बीच में एक और आता है वर्ड, आप उसे भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, आप देख लीजिए। शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है।
गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप एक बार इसे जरूर नोट करिएगा, देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से जो विकास होता है वो गुप्त लिपि का होता है, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि का विकास होता है और नागरी लिपि से जिस लिपि का विकास होता है वो लिपि है देवनागरी। और जो हमारी हिंदी भाषा है वह उसका लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। आप इसे देखिए, कॉमा, उसके बाद प्रश्नवाचक और खड़ी पाई। इसमें से जो खड़ी पाई है ऑप्शन नंबर डी, वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया, वह हिंदी का ही है। ठीक है, खड़ी पाई और पड़ी पाई दो हिंदी में लाइनें होती हैं जो कि हिंदी में ही वो व्यवस्थित तरीके से हिंदी और संस्कृत में ही प्रचलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्लेष, विप्सा, उपमा और वक्रोक्ति। इसमें देखिए उपमा जो है वो क्या है, शब्दालंकार नहीं है। ये देखिए यूजीसी नेट जून 2015 में प्रश्न पूछा गया था। इससे देखिए अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अलंकार हमें काव्यशास्त्र में भी पढ़ना है। यानी ये प्रश्न, क्योंकि अलंकार जो है यूनिट फर्स्ट जो हमारा है उसमें भी अलंकार की बात है, इसलिए हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही इसे रखेंगे। यूनिट फर्स्ट में देखिए अगर हम उसके विषय पर बात करें, जो सिलेबस दे रखा है तो इसमें पूरे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्व, लिंग, वचन, वाक्य ये सारे हैं। उसके पहले आप देखिए शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह हैं, उसके अंदर से यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न काव्यशास्त्र में भी जा सकता है। काव्यशास्त्र यानी वो जो यूनिट है, यूनिट 3 में भी जा सकता है ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकल्पित, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन। ल जो है वो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आती है। र जो है वो लुंठित, एक शब्द है लुंठित, आप इसे भी नोट कर दीजिए, इसमें र आता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न 50, प्रश्न संख्या 50, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इसमें जो अवधी है, अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। बाकी तीनों मगही, भोजपुरी और मैथिली, इन तीनों का संबंध किससे है, बिहारी हिंदी से है। आज तक अब 2 सीरीज में मिलाकर के हमने पूरे 50 प्रश्न कर लिए और 2006 से लेकर के 2024 तक इस यूनिट से पूछे गए प्रश्नों की संख्या लगभग 300 प्रश्न है। धीरे धीरे हमने 50 प्रश्न कर लिए। 3-4 वीडियो में हम पूरे यूनिट फर्स्ट के जितने भी PYQ हैं हम कर लेंगे आराम से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं लगातार नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बहुत जब बड़ी वीडियो हो जाती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप बीच में छोड़ के भाग जाते हो कि बाद में देख लूँगा, तो इसमें मज़ा नहीं आता। क्योंकि अपनी जब व्यक्ति खुद के अनुभव से कुछ करता है ना तो बहुत कुछ दे पाता है। तो जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसी दिक्कतें आती थी। छोटी छोटी वीडियो रहता है तो मन लगता है। इसी वीडियो को मैं क्या कर सकता हूँ, लगातार 6 वीडियो बनाऊँ। अगर मुझे बनाने में दिक्कत होती, 6 वीडियो लगातार बनाता 30-30 मिनट का, तो 6 × 18 180 मिनट की हो जाती, लगातार 3 घंटे की अपलोड कर देता। वाईफाई है ही है, क्या दिक्कत रहती। लेकिन 3 घंटे देखने के लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट सोचने में समय लगेगा कि 3 घंटे की वीडियो मुझे देखनी है, और बीच में कोई व्यवधान आ गया तो आप वीडियो छोड़ देते हो, बाद में वो छोटी रह जाती है। तो जो पहले देखे रहते हो, जो देखने वाले होते हो, वो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है।
इस बात में कितनी सत्यता है आप बता सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले जो यूनिट 7 और यूनिट 9 पूरा होने वाला है। यूनिट 7 के ऊपर पूरी 41 वीडियो पड़ चुकी है, आप जा करके देखिए हिंदी कहानी। वहीं हिंदी निबंध पूरा होने वाला है, 1-2 दिन में पूरा करवा दूंगा। थोड़ी व्यस्तता मेरी भी है इस समय, कुछ काम चल रहे हैं कॉलेज के ही मेरे, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता है, तो वीडियो बहुत कम पड़ पा रही है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे सिलेबस को कवर कर पाऊँ। ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 दिन में निबंध को कवर करवा दूंगा। उसके बाद यूनिट 5 और 8 2 यूनिट को एक साथ लेके आऊँगा, और ये जो PYQ सीरीज चल रही है ये चलती रहेगी। तो दोस्तों ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आपकी एकेडमी का प्रयास जो है वो प्रयास कितना सार्थक होता है, ये आप ही मुझे बताओगे और अपने लोगों को भी बताओगे। इसलिए आपसे मैं लास्ट में अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ताकि आपकी एकेडमी से वो जुड़ पाएँ और दिसंबर में आपकी एकेडमी एक अच्छा रिजल्ट दे पाए यूजीसी नेट हिंदी के लिए। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए आपकी एकेडमी, जब तक मैं नया वीडियो नहीं अपलोड कर देता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।